नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज चैप्टर 2 जियोग्राफी जो एनसीईआरटी की चल रही थी उसमें चैप्टर 2 है जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। चैप्टर 1 जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी वो हमने कवर कर लिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम सभी लोग इसी के क्रम में अध्याय 2 से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो क्लास 6 में दिया गया है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रारूप होता है। जो ग्लोब होता है वो हमारी पृथ्वी का ही लघु प्रारूप होता है। और ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो व्यायाम। ग्लोब का निर्माण किसने किया था? व्यायाम ने किया था। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी और एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चिपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अंडे के समान है। ग्लोब स्थिर नहीं होता, इसे घुमाया जा सकता है। जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य संस्थाओं में जो ग्लोब रखा जाता है वो स्थिर कहाँ होता है, उसे हम घुमा सकते हैं ना। तो वही कह रहा है कि ग्लोब जो है स्थिर नहीं होता, इसे घुमाया जा सकता है। अर्थात जो ग्लोब है उसे घुमाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो हमारा विषुवत रेखा है और भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। और अक्षांशों को किस में मापते हैं? अंश में मापते हैं। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अब ये देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखाएं। देखिए ये हमारा ग्लोब हो गया। ये क्या है? हमारा ग्लोब हो गया। अब देखिए इसके जो मध्य में है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखाएं, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये रेखा जो खींची गई है इसी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक देखो ये हो गया भाग, एक हमारा ये हो गया भाग। तो वही ऊपर लिखा हुआ था कि जो विषुवत या भूमध्य रेखा है हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखो अगर इस विषुवत रेखा के हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएं अर्थात उत्तर में, ये उत्तर हो गया हमारा, ये हमारा दक्षिण हो गया। तो अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएं तो ये जो रेखा खींची हुई है ऐसे इस प्रकार से ये हमारी कर्क रेखा है। ये क्वेश्चन पूछता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा होती है? तो कर्क रेखा होती है। और इसी का उल्टा अगर नीचे हम आएंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, तो देखो ये दक्षिणी गोलार्ध है तो ये मकर रेखा हो जाएगी। और हम अगर 66.5 डिग्री यहाँ से 66.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और अगर हम 66.5 डिग्री दक्षिणी में जाएंगे तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो वही ये लिखा गया है। देखिए पहला है उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.5 डिग्री, माने जो उत्तर में शायद 23.5 डिग्री होता है उसे कर्क रेखा कहते हैं उत्तर में। और मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री और उत्तर ध्रुववृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिण ध्रुववृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं देखिए हम बता दे रहे हैं, ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारा ग्लोब हो गया। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी इस प्रकार से खींची होती है। देखिए ये काल्पनिक रेखाएं होती है, सच में नहीं खींची होती है, सिर्फ काल्पनिक होती है। यही हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। देखिए इस प्रकार ये हमारा ग्लोब हो गया। अक्षांश रेखा जब हम खींचेंगे इस प्रकार से तो ऐसे जाके इस प्रकार से फुटी होगी कि नहीं, फिर मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गई, पूर्ण वृत्त हो गई। तो वही कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं और समांतर रेखाएं होती हैं। अगर पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 181 होती है, और अगर पूछे सिर्फ अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179 होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी समान होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी समान होती है। ये अक्षांश और ये अक्षांश, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी, और ये देखिए इन दोनों के मध्य की दूरी होगी जो, ये सब समान होगी। ये कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जोन कहा जाता है, जिसे जोन कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। तो ये देखिए हमारी ग्लोब हो गया। तो देखिए ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा होगी दूरी। देखिए अब ये जितनी बड़ी रेखा है उतनी बड़ी ये रेखा तो है नहीं। देखिए जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती चली जाएगी। तो सारी अक्षांश रेखाओं की देखो ये जो लंबाई है वो समान नहीं है। वही लिखा गया है कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। अर्थात सबसे बड़ा दिन जब 21 जून को होगा तो रात हमारी छोटी होगी। अगर पूछे 21 उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रात तो 21 जून को, और सबसे बड़ा दिन वो भी 21 जून को, क्योंकि जब दिन बड़ा हो रहा है तो रात छोटी होगी ही। आगे इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। जो 21 जून को है उसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर उस समय सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून। जब सबसे छोटा दिन 21 जून का है, दिन छोटा हो रहा है तो रात बड़ी होगी। अगर पूछे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो 21 जून हो जाएगा, और अगर पूछे सबसे बड़ी रात तो भी 21 जून को ही होगा, क्योंकि जब दिन छोटा हो रहा है तो रात बड़ी होगी। देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसे याद कर लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। और अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ये अक्षांश रेखाएं हमारे पूर्व से पश्चिम को, देखिए हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, इस प्रकार से खींची जाती है अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे सिर्फ अक्षांश रेखाओं के बारे में। कल हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे जिससे कि आप सभी को लोगों को बेहतर समझ भी आए और पढ़ने में आसानी भी हो। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ये NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है।
तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताएं, लाइक शेयर, चलो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इससे कि मोटिवेशन बना रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद।